नमस्कार दोस्तों, विनायक क्लासेस प्रयागराज के यूट्यूब चैनल पर मैं साक्षी सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूं बहुत ही मस्त होंगे और अपनी तैयारी को भी ज़बरदस्त तरीक़ों से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है, हम लोग अपनी ईवीएस की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें से आज ये 17वीं क्लास है। इसके पहले का क्लास जो भी साथी नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हुए चलते हैं अपने क्वेश्चन पे और स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में बुद्ध महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? कौशाम्बी में, गोरखपुर में, वाराणसी में या लखनऊ में? तो यहाँ पे पूछा है बुद्ध महोत्सव का आयोजन, तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में बुद्ध महोत्सव का आयोजन वाराणसी में किया जाता है। और कब किया जाता है? तो महात्मा बुद्ध जी के जन्मोत्सव पर बैशाखी पूर्णिमा के दिन। कब? बैशाख पूर्णिमा के दिन इसका आयोजन किया जाता है। और वाराणसी के सारनाथ में बुद्ध जी ने जो है यहाँ पे अपना पहला उपदेश दिया था। ये क्वेश्चन बनता है कि बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो कहाँ पे दिया था? सारनाथ में। और ये जो है धर्मचक्र परिवर्तन के नाम से जाने जाते हैं। वाराणसी की बात करते हैं तो वाराणसी के सारनाथ में, कहाँ पे? वाराणसी के सारनाथ में। यहीं पर अशोक स्तंभ है। इसकी जो शीर्ष आकृति है यही जो है वर्तमान समय में राष्ट्रीय चिन्ह है, जिसमें कि चार शेर जो है एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। कभी आप लोग घूमने जाएं या बहुत से लोग गए भी होंगे, देखे भी होंगे, वाराणसी के सारनाथ में जो है वहीं पे ये उपलब्ध है, जिसमें कि चार शेर हैं एक दूसरे की तरफ पीठ करके बैठे हुए हैं। वही क्या है? वो राष्ट्रीय चिन्ह है। चलिए, इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सैयद सालार मेला कहाँ लगता है? कहाँ पे? बहराइच में, बाराबंकी में, फतेहपुर सीकरी में या फिर गोंडा में? तो सैयद सालार मेला ये जो है कहाँ पे लगता है? तो ये लगता है बहराइच में। कहाँ पे? बहराइच में। सैयद सालार मेला ये जो है उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में दरगाह शरीफ पर लगता है। कहाँ पे? दरगाह शरीफ पर। यह हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में बहुत अच्छा प्रतीक माना जाता है, सैयद सालार मेला। और इसका समय जो है तो यह आमतौर पर ज्येष्ठ के महीने के हर रविवार को लगता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बहराइच। अगला क्वेश्चन है कि भारत में मलेरिया के 65% रोगियों के लिए निम्नलिखित में से कौन परजीवी उत्तरदायी है? प्लाज्मोडियम मेलेरी, प्लाज्मोडियम फैंसीफेरम या पी वाइवेक्स या पी ओवेल? तो यहाँ पे जो है कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी वाइवेक्स। 65% रोगियों के लिए जो है वो कौन सा परजीवी उत्तरदायी है? तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहीं पे क्वेश्चन बने यदि कि मलेरिया की जांच में क्या पाया जाता है? तो मलेरिया की जांच में क्या पाया जाता है? तो हो जाएगा प्लाज्मोडियम परजीवी मलेरिया के लिए उत्तरदायी होता है। और किस मच्छर के काटने से मलेरिया होता है? तो वो क्या हो जाएगा? मादा एनीफिलीज। क्या? मादा एनीफिलीज के काटने से मलेरिया होता है। और मलेरिया मानव के किस अंग को सबसे पहले प्रभावित करता है? मतलब कि जब मलेरिया होता है तो वो किस पे सबसे पहले अटैक करता है? तो क्या होता है? लीवर पे। कहाँ पे? लीवर पे। सबसे ज़्यादा जो सबसे पहले प्रभावित होता है हमारा क्या होता है? हमारे शरीर का लीवर प्रभावित होता है। और मलेरिया की दवा का नाम क्या है? तो मलेरिया की दवा का नाम क्या है? कुनैन। कुनैन मलेरिया की दवा का नाम है। ये किससे बनता है? तो ये जो है सीटेट में अक्सर पूछा जाता है कि मलेरिया की दवा जो है वो किससे बनता है? तो वो हो जाएगा सिनकोना पेड़ की छाल से। सिनकोना पेड़ की छाल से मलेरिया की दवा बनाई जाती है। और मलेरिया मच्छर के काटने से होता है, ये सबसे पहले बताया किसने था? तो ये किसने बताया था? रोनाल्ड रास महोदय ने। किसने? रोनाल्ड रास जी ने बताया था। और इनको जो है इसी के लिए 1902 ईस्वी में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला था। किसको? रोनाल्ड रॉस जी को मिला था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी वाइवेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की राजधानी किसे कहा जाता है? सहारनपुर को, सोनभद्र को, बरेली को या फिर इटावा को? तो उत्तर प्रदेश की ऊर्जा की राजधानी जो है ये किसको कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है सोनभद्र को। ऑप्शन नंबर भी यहाँ पे सही हो जाएगा, सोनभद्र को ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है। और यहीं पे क्वेश्चन बने यदि कि उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी किसे कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा? वाराणसी। क्या हो जाएगा? वाराणसी।
सांस्कृतिक राजधानी क्या हो जाएगा? वाराणसी हो जाएगा। और यहीं पे न्यायिक राजधानी की बात करते हैं तो न्यायिक राजधानी जो है वो हो जाएगा प्रयागराज। क्या हो जाएगा? प्रयागराज। और प्रशासनिक राजधानी तो वहां पे हो जाएगा लखनऊ। क्या हो जाएगा? लखनऊ। ये क्या हो जाएगा? ये प्रशासनिक राजधानी हो जाएगा। तो उत्तर प्रदेश में ऊर्जा की राजधानी जो है वो सोनभद्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि जैव विविधता हॉटस्पॉट शब्द किसने दिया? अर्नेस्ट हैकल ने, W.G. रोजेन ने, या फिर A.G. टांसले ने, या नॉर्मन मायर ने। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट जो है ये शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो ये हो जाएगा नॉर्मन मायर ने। किसने दिया था? नॉर्मन मायर ने दिया था। यहीं पे हम बात करते हैं जैव विविधता हॉटस्पॉट स्थलों की कुल संख्या कितनी है? तो वो कितनी हो जाएगी? वो 36 हो जाएगी। और भारत में कुल कितने हैं? तो भारत में जो है वो 4 हैं। और जैव विविधता शब्द जो है वो किसने सबसे पहले दिया? तो W.G. रोजेन ने। किसने? W.G. रोजेन ने। जैव विविधता शब्द जो है ये सबसे पहले W.G. रोजेन ने दिया था। और पारिस्थितिकी शब्द का यहीं पे बात करते हैं कि पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। अर्नेस्ट हैकल ने जो है पारिस्थितिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। और पारिस्थितिकी, यहीं पे पारिस्थितिकी यदि तंत्र की बात करें कि पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम किसने किया था? तो वो हो जाएगा A.G. टांसले ने। किसने? A.G. टांसले ने पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि झूमिंग अथवा पैंडा पद्धति क्या है? जंगल को काटकर सूखने को छोड़ना, रासायनिक खाद का अधिक उपयोग, या फिर सिंचाई या सूखी काष्ठ। तो यहाँ पे जो है पूछा है झूमिंग अथवा पैंडा पद्धति क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल को काटकर सूखने को छोड़ना। झूमिंग, बात करते हैं झूमिंग की, तो झूमिंग को क्या कहते हैं? झूम कृषि। क्या कहते हैं? झूम कृषि। और इसे जो है स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। स्थानांतरित कृषि मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर। जैसे कि झूमिंग खेती क्या होता है? आज यहाँ पे कर रहे हैं, फिर बाद में इस जगह को छोड़कर यहाँ पे करने लगेंगे, फिर इस जगह को छोड़कर ऐसे यहाँ से इसका स्थान ट्रांसफर हो रहा है, फिर यहाँ से यहाँ हो रहा है, इसीलिए इसको स्थानांतरित कृषि भी कहते हैं। इसको काट एवं दग्ध कृषि भी कहते हैं और कर्तन दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे कि ये जो जगह है यहाँ पे जो झाड़ियाँ, पेड़ पौधे इत्यादि होते हैं उनको काटते हैं, जलाते हैं, फिर जो है यहाँ पे खेती करते हैं, फिर यही क्रिया को दूसरे स्थान पे ऐसे ट्रांसफर करते हैं। इस कृषि पे वर्तमान समय में जो है भारत सरकार द्वारा इस पर रोक भी लगा दिया गया है। और यहीं पे हम बात करते हैं कि उत्तर भारत में ये इस जो है क्या कहते हैं? इसको उत्तर भारत में झूम कृषि कहते हैं। और यहाँ पे मध्य प्रदेश में इसको क्या कहते हैं? झूम कृषि को। तो झूम कृषि को मध्य प्रदेश में जो है वो बेबर या दहिया कहते हैं। और आंध्र प्रदेश में इसे पेंडा या पैंडा, ये जो लिखा है पेंडा या पोंडा, इसको आंध्र प्रदेश में कहते हैं। और उड़ीसा में इसे पामा, क्या? इसको उड़ीसा में पामा या डाबी कहते हैं, पामा या डाबी। और राजस्थान में इसको वालरे, क्या? वालरे के नाम से जाना जाता है। इस कृषि में जो है खेतों की जुताई नहीं की जाती है। सबसे बड़ी मुख्य विशेषता इसकी यही है कि ये अक्सर घुमाता है क्वेश्चन, तो यही पूछता है कि इस खेती को जो है करने के लिए जुताई की जाती है या नहीं की जाती। इस खेती को करने के लिए जुताई नहीं की जाती है। और एक साथ जो है एक से अधिक फसल उगाया जा सकता है। जैसे ये खेती हो गई, तो इस जगह में ये थोड़े थोड़े करके विभिन्न प्रकार के बीज को बो देते हैं। यह होता कहाँ पे है कृषि? तो ये मिजोरम में होता है। कहाँ पे? मिजोरम में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जंगल को काटकर सूखने को छोड़ना। इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका में खनिजों का भंडार जो क्षेत्र है वह क्या है? ब्राजील का पठार, बोलिविया का पठार, या पैटागोनिया का पठार, या फिर ओरिनिको बेसिन। तो दक्षिण अमेरिका में जो है खनिजों का भंडार क्या है? तो पैटागोनिया का पठार। आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पैटागोनिया का पठार है। पैटागोनिया का पठार यह जो है यह भेड़ पालन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? भेड़ पालन के लिए जो है ये सबसे अधिक प्रसिद्ध है। और अर्जेंटीना का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन है? तो ये भी हो जाएगा पैटागोनिया का पठार। और विश्व का 8वां, कौन सा? 8वां सबसे बड़ा मरुस्थल तो भी हो जाएगा पैटागोनिया का पठार। इससे क्वेश्चन जो भी बन सकते थे वो हमने देख लिए हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन्यजीव दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 23 मार्च को, 16 सितंबर को, या 3 मार्च को, या इनमें से कोई नहीं।
तो विश्व वन्य जीव दिवस ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। कब मनाया जाता है? 3 मार्च को मनाया जाता है। और विश्व वन्य जीव दिवस 2025, यदि यहाँ पे क्वेश्चन इससे बन सकता है तो ये बन सकता है कि विश्व वन्य जीव दिवस 2025 की थीम क्या थी। इससे क्वेश्चन बने तो इसकी थीम थी वन्य जीव संरक्षण वित्त। और यहीं पे 2026 की बात करते हैं, इसकी 2026 की थीम क्या है? तो औषधीय और सुगंधित पौधे, स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका का संरक्षण। महत्व इसका, तो यह थीम इस बात पर जोर देती है कि वन्य जीवों में न केवल जानवरों बल्कि पौधे भी शामिल हैं और उनके संरक्षण में स्वास्थ्य, विरासत और आजीविका की रक्षा होती है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 3 मार्च। यहाँ पे 16 सितंबर इंपॉर्टेंट बन जाता है कि 16 सितंबर को क्या मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, ओजोन परत संरक्षण दिवस। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार सामान्य जगहों पर ध्वनि का मानक क्या होता है? 20 से 25 डेसिबल, 25 से 30 डेसिबल, या 30 से 40 डेसिबल, या 45 से 60 डेसिबल। तो भारत में ध्वनि प्रदूषण वाला क्षेत्र जो है, जहाँ पे सबसे ज्यादा ध्वनि प्रदूषण होगा वो औद्योगिक क्षेत्र है। कौन सा? औद्योगिक क्षेत्र। वहां पे कितना होता है? तो लगभग 70 से 75 डेसिबल होता है। और मनुष्य की ध्वनि सहन करने की क्षमता जो होती है वो कितनी होती है? 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। और सामान्य ध्वनि की बात करते हैं तो सामान्य ध्वनि का मानक जो होता है वो कितना होता है? तो वो हो जाएगा 45। आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही, 45 से 60। कितना? 45 से 60 डेसिबल। इसको हम बातचीत की ध्वनि के नाम से भी जाना जाता है। और ध्वनि का मापन जो है, ध्वनि का मापन कितने प्रकार से होता है? 2 प्रकार से। किस किस में? एक डेसिबल में हो जाएगा और एक हर्ट्ज में होता है। किसमें? हर्ट्ज में। इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन है कि शीशा से मनुष्य का कौन सा अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है? आंख, कान, तंत्रिका तंत्र, या इनमें से कोई नहीं। तो शीशा से मनुष्य का जो है वो सर्वाधिक प्रभावित होने वाला अंग कौन सा है? तो वो हो जाएगा तंत्रिका तंत्र। यदि ऑप्शन में यहाँ पे मस्तिष्क होता तो हम उसको भी लगा देते हैं। तंत्रिका तंत्र और मस्तिष्क दोनों जो है वो प्रभावित होते हैं। इसका प्रभाव क्या होता है? तो शीशा से जो मनुष्य का अंग सर्वाधिक प्रभावित होता है वो तंत्रिका तंत्र होता है। इसके साथ साथ मस्तिष्क दोनों भी होते हैं। इसका प्रभाव होता है कि IQ में कमी आ जाती है। क्या? IQ की कमी, याददाश्त कम होना, एकाग्रता में कमी होना और हाथ पैर में झुनझुनी, ये सब इसके प्रभाव हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फैमिली शब्द किस भाषा से बना है? फ्रेंच, लैटिन, या ग्रीक, या इनमें से कोई नहीं। तो फैमिली शब्द ये जो है किस भाषा से बना है? ये लैटिन भाषा से बना है। फैमिली लैटिन भाषा का शब्द है। इसके 2 अर्थ होते हैं। कौन कौन से? एक होता है संकुचित और एक होता है व्यापक। क्या होता है? व्यापक। और फैमिली जो है ये लैटिन भाषा के किस शब्द से बना है? तो ये फैमुलस शब्द से बना है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि अरहर किसका फसल है? जायद की फसल, रबी की फसल, खरीफ की फसल, या इनमें से कोई नहीं। अरहर, अरहर की बात करते हैं तो ये जो है किसकी फसल है? ये खरीफ की फसल है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। खरीफ की फसल को और किस नाम से जाना जाता है? तो खरीफ की फसल को वर्षा ऋतु की फसल भी कहते हैं। और इसकी बुआई कब होती है? तो खरीफ फसल को जो है जून जुलाई में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है। जैसे एग्जाम्पल में कौन कौन से फसल हो गए? तो धान हो गया, ज्वार, मक्का, बाजरा, अरहर, मूंगफली, मूंग, उड़द, सोयाबीन, ये सब जो है ये खरीफ की फसल के अंतर्गत आ जाते हैं। यही हम बात करते हैं रबी की फसल की। तो रबी की फसल इसको जो है शीत ऋतु की फसल भी कहते हैं। और ये नवंबर और दिसंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काटी जाती है। जैसे कौन कौन से? जैसे गेहूं हो गया, जौ, चना, आलू और अलसी, मसूर, ये सब जो है ये रबी की फसल हो जाएंगे। यहीं पे हम जायद की फसल की बात करते हैं। जायद की फसल ये ग्रीष्म ऋतु की फसल के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है मार्च अप्रैल में बोया जाता है और मई जून में काटा जाता है। जैसे कौन कौन सी फसल हो जाएंगी इसमें? तो तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा और विभिन्न प्रकार की जो सब्जियां होती हैं ये सब कौन सी हैं? ये जायद की फसल हैं। तो यहाँ से जो है एक न एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी?
पोलियो टीका, रेबीज रोधी टीका, इंसुलिन या पेनिसिलिन। तो लुई पास्चर की बात करते हैं। तो लुई पास्चर ने किसकी खोज की थी? तो पास्चुराइजन की खोज जो है वो लुई पास्चर ने की थी। यहाँ पे ऑप्शन में ये नहीं है, लेकिन लुई पास्चर ने जो है किसका? रेबीज रोधी टीका का भी खोज किया था। ऑप्शन नंबर भी इसका सही हो जाएगा, रेबीज रोधी टीका। इसकी खोज किसने की थी? लुई पास्चर ने की थी। लुई पास्चर के द्वारा और कौन कौन सी खोज की गई थी? तो पास्चुराइजन हो गया, और रोगाणु सिद्धांत जो है वो भी लुई पास्चर द्वारा दिया गया, और एंथ्रेक्स का टीका, किण्वन की प्रक्रिया, ये सब जो है ये लुई पास्चर के द्वारा खोजा गया है। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को, जापान को, दक्षिण अमेरिका का पश्चिमी तट, और जो है दक्षिण पूर्व एशिया। तो पर्वतों का सागर, इसका नामकरण कब दिया गया? तो पर्वतों का सागर जो है इसका नामकरण कब दिया गया यदि क्वेश्चन बने तो ये हो जाएगा 1870 ईस्वी में इसका नामकरण दिया गया था। और किसके द्वारा दिया गया? तो सैमुअल मोर्जी द्वारा इसका नामकरण दिया गया था। और यहीं पे पूछे कि भारत में पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? सिक्किम को। किसको? सिक्किम को कहा जाता है। और उत्तर प्रदेश में पर्वतों का सागर किसको कहा जाता है? तो उत्तर प्रदेश में पर्वतों का सागर जो है वो सोनभद्र को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सोनभद्र को। इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रिटिश कोलंबिया। पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि झींगा मछली उत्पादन कृषि के किस क्रांति से संबंधित है? गुलाबी क्रांति, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, और या फिर लाल क्रांति। तो यहाँ पे हम बात करते हैं झींगा मछली उत्पादन की। तो झींगा मछली उत्पादन जो है ये कृषि के किस क्रांति से है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही, गुलाबी क्रांति से। गुलाबी क्रांति जो है और किस नाम से जाना जाता है? जैसे झींगा मछली का उत्पादन और प्याज उत्पादन, इन दोनों को गुलाबी क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि झींगा मछली जो है सर्वाधिक किस राज्य में उत्पादन होता है? झींगा मछली का उत्पादन वो सबसे अधिक कौन सा राज्य करता है? तो यहाँ पे कुछ लोग इसका आंसर पश्चिम बंगाल बताते हैं, जो कि सही नहीं है। आपको इस पॉइंट को नोट करना है कि झींगा मछली का उत्पादन सबसे अधिक की बात करते हैं तो लगभग 60 से 70% से भी अधिक इसका उत्पादन में इसका योगदान जो है वो आंध्र प्रदेश राज्य का है। किसका? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश के बाद जो है वो पश्चिम बंगाल का नाम आता है, और पश्चिम बंगाल के बाद फिर गुजरात, ये सब हो जाएंगे। लेकिन फर्स्ट की बात करते हैं कि सर्वाधिक उत्पादन में, तो सबसे अधिक जो है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले को भारत की जो है झींगा राजधानी के नाम से भी जाना जाता है। झींगा राजधानी किसे कहते हैं? तो नेल्लोर जिले को भारत की झींगा राजधानी कहा जाता है। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इस क्वेश्चन से जितने भी बन सकते हैं आंसर, हम उसको देख लेते हैं इस पॉइंट पे कि हरित क्रांति जो है इसका जो है उत्पादन क्या है? हरित क्रांति जो है वो खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। किससे? खाद्यान्न उत्पादन से। यहीं पे हम श्वेत क्रांति की बात करते हैं तो श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। और यहाँ पे क्या है? लाल क्रांति। तो लाल क्रांति की बात करते हैं तो ये मांस और टमाटर उत्पादन में लाल क्रांति जो है इससे संबंधित है। यहीं पे कुछ क्रांति और हम देख लेते हैं जिससे कि इस पॉइंट से हमारा एक भी क्वेश्चन ना छूटे। यदि यहाँ पे हम क्वेश्चन बने इससे बाहर ना जाने पाए, हमारा प्रयास रहेगा कि एक क्वेश्चन से बनने वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो हम सब आप सबको प्रोवाइड करें। तो आप चीज़ों को ध्यान से सुनिए और समझिए, और इम्पोर्टेंट पॉइंट को आप नोट डाउन करते चलिएगा। तो इसके बारे में आगे बात करते हैं कौन से उत्पादन की। यदि यहीं पे पूछे कि भूरी क्रांति का संबंध किससे है? तो वो हो जाएगा उर्वरक उत्पादन से। किससे? उर्वरक उत्पादन से। और बादामी क्रांति, तो बादामी क्रांति का जो है संबंध मसाला उत्पादन से हो जाएगा। और गोल क्रांति तो आलू उत्पादन से हो जाएगा। रजत की बात करते हैं, रजत क्रांति की, तो इससे जो है मुर्गी पालन और अंडा उत्पादन का संबंध रजत क्रांति से होता है। और कृष्ण क्रांति की, तो कृष्ण क्रांति जो है वो पेट्रोलियम उत्पादन से होता है। और परामनी क्रांति वो भिंडी उत्पादन, इसका संबंध जो है किससे है? तो भिंडी उत्पादन से है। और एक इंपॉर्टेंट बनता है सेफ्रान क्रांति का संबंध किससे है? तो वो किससे है? वो केसर उत्पादन से है। केसर उत्पादन। एक बार आप फिर से वीडियो को देख लेंगे तो चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएंगी।
तो आज का सेशन हमारा यहीं पे कंप्लीट होता है। कैसी रही क्लास कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल पे यदि नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।